हमारे सभी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। आज हम बात करेंगे सेवेंथ हाउस की सप्तम भाव के स्वामी की प्लेसमेंट की, और सिर्फ एक ही जगह हम बात करेंगे। जैसे कि सातवें भाव का स्वामी कुछ विशेष परिस्थितियों में कब विशेष रूप से फलदायक हो जाता है, कब विशेष रूप से नकारात्मक होता है। कारण क्या है कि मैक्सिमम जब चार्ट्स आते हैं उसमें सेवेंथ हाउस के बारे में, सेवेंथ हाउस के रिगार्डिंग चार्ट जब हम लोग स्टडी करने बैठते हैं उसमें बहुत ही कुछ हिडन कर्मा जैसे निकल के आते हैं जो जातक को पूरे करने होते हैं, पर उस जातक उसी से बच रहा होता है। बात करेंगे आज हम सातवें भाव के स्वामी की 11वें भाव में पोजीशन हो अगर, तो देखिएगा, हालांकि सप्तम भाव के स्वामी की 12वें भावों में हमको यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए, लेकिन फिर भी 12वें भावों में भी जो सप्तम का स्वामी एकादश में जाता है तो वो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को क्रिएट करता है, जो कि यहाँ पर ज़्यादा ये फल देता है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा कर्माश को दिखाता है। तो पहले आज हम एक ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ज़्यादा इसको लेंदी नहीं करने वाले, ज़्यादा इसको भटकाने वाले नहीं हैं। आगामी वीडियोज़ में देखेंगे, अगर और टाइम मिलता है तो उसको कवर करेंगे। सप्तम भाव को पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि सातवां भाव जो लोग नहीं जानते, जो अभी एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते हैं, तो आप अपने जन्म कुंडली को उठाइए और वहाँ से सातवां भाव गिनिए। तो सातवां भाव होता है वो आपके पार्टनर का होता है, स्पाउस का होता है, पति का होता है, पत्नी का होता है, व्यापार का होता है, आदि आदि बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। यात्राओं का भी होता है। मूल रूप से सप्तम भाव को पति अथवा पत्नी के लिए ज़्यादा देखा जाता है। तो आज हम उसी संदर्भ में बात करेंगे। कुछ ऐसे रिसर्च हुए हैं, कुछ ऐसे शोध हुए हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 12वें भावों में अगर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ इशारे हम देते चले जाएंगे, उसको कहीं पर आप नोट करिए, समझिए। पहले देखिए, जैसे कि लग्न भाव जन्म कुंडली के लिए प्राण होता है। किसी भी व्यक्ति का जो जन्म कुंडली का लग्न भाव होता है वो उस कुंडली का पूरा प्राण होता है, और लग्न भाव के स्वामी के 12वें भावों में स्थिति कैसी है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो या जब भी टाइम मिलेगा, जब भी प्रकृति प्रेरणा करेगी, उसको हम डालेंगे। ठीक उसी प्रकार सातवां भाव लगने के बाद तुरंत सातवां भाव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है, और उसकी प्लेसमेंट होना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे एक छोटे से वीडियो में, ये सातवें भाव का स्वामी जब 11वें भाव में जाता है, क्योंकि मैक्सिमम कुंडली में ये चीज़ें अक्सर देखी जाती हैं कि सातवें भाव का स्वामी जब 11वें भाव में जाता है तो मैक्सिमम ज्योतिषी इस बात को कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अच्छा होता भी है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, उसको हम टाल नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात को यहाँ समझिए कि जब सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हो, यानी सेवेंथ लॉर्ड जब 11th हाउस में बैठ जाता है जाकर, तो एक बात यहाँ पर वो साफ साफ दर्शाता है कि विवाह के बाद ही आपका आय का स्रोत बढ़ेगा। अच्छा कॉम्बिनेशन है, बुरा नहीं है ये तो कॉमन सी बात है। चाहे वो अपने नीच राशि में बैठ गया हो, जैसे मान लीजिए कि वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, सातवें भाव में वृषभ राशि पड़ती है जिसका स्वामी शुक्र होता है। अगर वो 11वें भाव में बैठेगा तो वहाँ पर कन्या राशि पड़ती है जो कि शुक्र की अपने नीच राशि है। तो अगर सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव में गया और नीच राशि में भी बैठा है तो भी इस बात को जान लीजिए कि व्यक्ति का जो आय का स्रोत बढ़ेगा वो विवाह के बाद ही बढ़ेगा, चाहे सप्तमेश सेवेंथ लॉर्ड 11वें भाव में अपने नीच राशि में हो, या अपनी उच्च राशि में हो, या सामान्य राशि में हो, या मित्र राशि में हो, या शत्रु राशि में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। विवाह के बाद आय के एक से अधिक स्रोत बनते ही बनते हैं। लेकिन एक बड़ा मेजर कर्मा यहाँ पर ये आता है कि सप्तम भाव का स्वामी जब भी एकादश भाव में 11वें भाव में अपनी नीच राशि में अगर हो जाता है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मान लेते हैं कि वृश्चिक लग्न की पत्रिका है और सप्तम भाव में वृषभ राशि पड़ती है और उसका स्वामी शुक्र जाकर 11वें भाव में बैठता है कन्या राशि में। वहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा है क्या कि जातक को अपने पत्नी की अथवा पति की सेवा करने के बाद ही भाग्योदय होगा, धनागमन के स्रोत बढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार सप्तम भाव का स्वामी कोई भी हो, अगर अपने मित्र राशि में, उच्च राशि में है, तो भी इस बात को इंडिकेट करता है कि विवाह के बाद आपको अपने पति अथवा पति की सेवा करनी ही पड़ेगी, उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा, अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपने कामकाज में उनको इन्वॉल्व करना होगा। उसके बाद ही आपका भाग्योदय होगा, आपका एक से अधिक स्रोत बनेगा आय का, तभी आपका लाइफ सुखी होगा। इनकम के फील्ड से अगर हम देखें, इनकम के सेक्टर से अगर हम देखें,
लेकिन इस बात का यहाँ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको शायद यूट्यूब में शायद ही कोई बताए। इसको ज़रा गौर से समझ लीजिए कि सप्तम भाव का स्वामी जब भी 11वें भाव में जाता है तो आय के एक से अधिक स्रोत करता है, आय को बढ़ाता है विवाह के बाद, परंतु अपने पार्टनर को, यानी कि जिस भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में ये योग है, उसके अगले पार्टनर को, उसके पार्टनर को एक ना एक कोई ऐसी डिजीज़ दे देता है जिसकी बीमारी का इलाज नहीं मिलता है, लाइफ टाइम दवा खानी पड़ जाती है। यानी कि 7वें भाव का स्वामी जब भी 11वें में जाएगा और ऐसे व्यक्ति की शादी होगी तो धन लाभ होना शुरू हो जाएगा शादी के कुछ समय के बाद। उम्र के 30 साल तक वो जहाँ नहीं पहुँचा, वो शादी के 3 साल के अंदर अंदर वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन इस बात का विशेष यहाँ पर ध्यान देना बिल्कुल अनिवार्य है कि एक समय के बाद उसके पार्टनर को कोई ऐसी बीमारी होती है जो लॉन्ग टर्म चलती रहती है या जीवन भर चलती रहती है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान यहाँ पर देना बिल्कुल ज़रूरी है कि सप्तम का स्वामी अगर 11वें भाव में बैठ गया है, एकादश भाव में बैठ गया है, तो हमें अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पार्टनर के स्वास्थ्य का अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो या तो उनको फिर बीमारी हो जाएगी या तो फिर आपको कोई बीमारी हो जाएगी, और वो बीमारी लॉन्ग टर्म में चलेगी, लंबे समय तक चलने वाली दीर्घकाल बीमारी होती है, और उसकी दवा आप खाते रहेंगे, यानी आपका पार्टनर खाता रहेगा। अगर आपके पार्टनर को वो डिजीज़ नहीं होगी तो वो आपको हो जाएगी। लाभ इसके बहुत हैं, फ़ायदे इसके बहुत हैं। सप्तम का स्वामी 11 में लाभ बहुत है, परंतु एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहता था कि बहुत लोगों तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत लोग फीस ज़्यादा होने से कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं। तो इस बात को समझ लें, जो लोग थोड़ा बहुत कुंडली देखना जानते हैं और अभी विवाह नहीं किए या कर चुके हैं, तो अगर सप्तमेश एकादश में है तो अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब सप्तम का स्वामी 11वें होता है और विवाह हो जाता है तो व्यक्ति एक मैजेस्टिक लाइफ के तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, एक लग्जरी लाइफ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, एक शांति वाले लाइफ की तरफ, एक इनकम की तरफ इतना बिजी हो जाता है कि ना तो वो अपने पार्टनर का ध्यान दे पाता है और ना ही अपने खुद का ध्यान दे पाता है। और यही एक प्रॉपर कारण होता है कि व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से बीमार होता है या उसका पार्टनर किसी न किसी प्रकार से बीमार होता है और बीमारी देर में डायग्नोज होती है। ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं कहूँगा कि जब भी सप्तमेश 11वें बैठता है तो कभी कभी हमने ऐसे भी देखा है कि दोनों ही आलसी व्यक्ति हो जाते हैं, यानी कि दोनों ही व्यक्ति, पति और पत्नी दोनों ही आलसी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक प्रमाद छा जाता है जीवन के अंदर। इस बात को यहाँ समझने का बहुत अनिवार्य अंग है कि देखिए, ये तो मानी हुई बात है कि जब आदमी उम्र के एक पड़ाव तक धन नहीं कमा पाता, उम्र के एक पड़ाव तक शांति युक्त जीवन नहीं जी पाता, लग्जरी लाइफ नहीं जी पाता, और ऑटोमेटिक जब आपकी शादी होती है और आपका इनकम एक्टिवेट हो, 11th हाउस एक्टिवेट होता है, तो मानी हुई बात है कि आप उसमें खो जाते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 7th लॉर्ड 11th गया तो यहाँ पर आपको बीमारी देगा, आपके पार्टनर को बीमारी देगा। लेकिन साथ में एक चीज़ और भी मैं बताता हूँ, इसको नोटिस करके देख लीजिएगा। जब भी 7th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की जब शादी होती है, उसके घर में जो बृहस्पति जैसा व्यक्ति होता है, चाहे उसके पिता हो या कोई बुजुर्ग हो, उनको कोई ना कोई बीमारी होगी, चोट लगेगी, चपेट लगेगी, ये कन्फर्म जानिए। मेरे संपर्क में एक ऐसा केस है, एक क्या कई ऐसे केस हैं लेकिन एक करीबी केस है। 7th लॉर्ड 11th में बैठा हुआ था, मेरे पास चार्ट आया और मैंने पूछा उनसे, शादी के बाद आपके फादर को कुछ इंजरी या नुकसान, कोई बीमारी हुई? उन्होंने बोला, सर जैसे शादी हुई थी उसके 1 महीने के अंदर हमारे फादर का एक्सीडेंट हुआ और उनकी नाक की हड्डी में चोट आ गई। हालांकि बहुत मेजर नहीं हुआ था, कुछ महीनों में रिकवरी हो गई, जल्दी हो गई रिकवरी। तो डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होगा, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, बच गए। लेकिन तो ये भी होता है कि अगर 7th लॉर्ड 11th में जाता है और शादी हो जाती है तो हमारे जो बृहस्पति होते हैं घर के, हमारे पिता होते हैं या कोई और बड़ा बुजुर्ग होता है, मुखिया खासकर, उसके शरीर में चोट कहीं ना कहीं जाती है। तो यहाँ पर 7th लॉर्ड 11th में जाकर इनकम को तो एक्टिवेट करता है पर 2 लोगों को नुकसान करता है। आपके पार्टनर को एक समय के बाद डिजीज देता है और आपके घर के बृहस्पति को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है। तो हमें इसको समझते हुए आगे बढ़ना है कि जब हमारा ऐसा कंडीशन चार्ट में बनता है और विवाह के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें 2 लोगों को बहुत ही गौर से ध्यान देना है। अपने घर के बृहस्पति जो हमारे पिता हैं या जो हमारे घर के मेन मुखिया हैं, उनका हमें विशेष रूप से कम 1 वर्ष तक ध्यान देना है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको मृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएं, मृत्युंजय यंत्र धारण करवाएं। नहीं है तो बताएं, मृत्युंजय यंत्र हमारे द्वारा आप लोगों को रिकमेंड कर दिया जाएगा, या कोई विद्वान बनाता हो वो धारण करवाएं। और
अपना जो पार्टनर है, पति अथवा पत्नी है, उनको भी भगवान शिव की आराधना करवाते रहें। कम से कम 1 वर्ष तक देखभाल करनी जरूरी है। जो आपके घर का बृहस्पति है उसकी तो 1 वर्ष तक आप देखभाल करिए, लेकिन अपने पार्टनर को बोलिए कि रेगुलर बेस में अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखें, मृत्युंजय भगवान की शरण में रहें। मृत्यु का डर इसमें नहीं होता है, परंतु एक डिजीज बीमारी, उसका डर बना रहता है। और देखिए एक बात बताएं, मृत्यु एक बार होती है, बीमारी रोज रोज मारती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये नॉलेज देना जरूरी समझा। हालांकि 7th लॉर्ड का पूरे 12वें भावों में डिस्कशन यहाँ मुझे करना चाहिए, परंतु अभी इस समय बोर्ड में समझाना ये अभी पॉसिबल नहीं है। जब बोर्ड प्रॉपर होगा तब एक एक स्टेप समझाया जाएगा तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी बेसिकली ये हमने, क्योंकि चार्ट का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है 7th लॉर्ड 11th हाउस में, और इसी में लोग एकदम मस्त हो जाते हैं कि बस मेरा 7th लॉर्ड है, 11th हाउस में है, शादी कर लो और आगे बढ़ जाएंगे। 7th लॉर्ड 9th में भाग्य भाव में हो तो भी ऐसी कंडीशन बनती है, परंतु यहाँ सावधानी बरतनी है। ये आपको नॉलेज जल्दी कहीं मिलेगी नहीं, इसको सावधानी पूर्वक अप्लाई भी कीजिए, चार्टों में देखिए भी, आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। इसमें तकरीबन हमारे 200 से 300 कुंडलियों पर रिसर्च हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तभी हम आपको ये चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं। वैसे अभी के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतना ही आप समझिए। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करने की। हालांकि वादा हम कर देते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते, इसलिए हम वादा तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही। कुछ नया एडिशनल नॉलेज आपको मिली हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा लोगों तक जो ज्योतिष के जिज्ञासु जन हैं। फालतू लोगों को शेयर मत करिएगा, जो कि ईश्वर की कृपा से हमारा ज्ञान भी बहुत प्रीसियस हम अपने ज्ञान को मानते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों तक हमारे बॉडी में धूप भी नहीं पड़ने पाती है, तब जाकर कोई रिसर्च कंप्लीट होती है। और छोटे सा 2 मिनट 4 मिनट 15 मिनट की वीडियो में सब कुछ बताया नहीं जा सकता, आपको सार बातें खाली दी जा सकती हैं। बात समझ में आ रही है तो वीडियो को जिज्ञासु जन तक शेयर कीजिए, नहीं तो खुद अपने पास तक रखिए और आनंद में जीवन को व्यतीत करिए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, इस योग को समझने की ज़रूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। जन्म कुंडली अगर हमारे द्वारा विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद आपको फ़ीस की डिटेल जाएगी, आप अपना फ़ीस पेमेंट करिए और उसके बाद आपको स्लॉट बुक करके, अपॉइंटमेंट बुक करके दिया जाएगा और निर्धारित समय में आपको हमारे तरफ से कॉल जाएगी और आपका कंसल्टेशन किया जाएगा। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर कॉल नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद हमारे तरफ से खुद आपको कॉल जाती है। कंसल्टेशन पूरी तरह पेड हो चुकी है, फ्री कंसल्टेशन बंद कर दी गई है, इसलिए फ्री कंसल्टेशन के लिए प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट मत कीजिएगा और साथ में ही फ़ोन कॉल मत कीजिएगा जब तक अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो जाती। अभी के लिए बस इतना ही, आगे देखते हैं जैसे ईश्वर की मर्जी। हर हर महादेव, जय सिया राम।